प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं केमिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, किस तरीके से प्रोटोसेल का ओरिजिन हुआ विच इज़ द फर्स्ट सेल, उसके बाद प्रोकैरियोट्स का एवोल्यूशन हुआ एंड आज का लेक्चर है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारा बन गया था, अब प्रोकैरियोट्स ने क्या किया, रूल करा अर्थ पे फॉर नेक्स्ट 1.5 बिलियन ईयर्स। फिर बाद में उनका क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ एंड वो किस में अपग्रेड हो गए, यूकैरियोट्स के अंदर वो अपग्रेड हो गए। सो ड्यूरिंग द एवोल्यूशन प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ है वो बढ़ा, उन्होंने अपना साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करा। इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, जो उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम था, उनका जो रेशो था सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो, वो डिक्रीज़ हुआ। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इनफोल्डिंग्स, उन्होंने इनफोल्डिंग्स जो है वो करनी शुरू करी एंड इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है थ्योरी ऑफ इन्वेजिनेशन के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल था, इस तरीके से सेल था, उसमें क्या था, न्यूक्लिक एसिड था। अब यहाँ पर क्या हुआ, अंदर की ओर इन्वेजिनेशन हुई, मतलब इस तरीके से अंदर की ओर इन्वेजिनेशन हुई जिससे कि स्ट्रक्चर्स बने, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल है, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड हो गया। फिर यहाँ पर क्या बन गई, इन्वेजिनेशन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया विच इज़ ईआर बन गया। सो इन्वेजिनेशन से क्या हुआ, हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बनी। सो ये तैयार हो गया अपने पास में एंशिएंट यूकैरियोटिक सेल। अब जो दूसरी थ्योरी थी दैट वाज थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोसिस। अब ये जो थ्योरी है इसमें दो पार्ट्स हैं, एक तो है माइटोकॉन्ड्रियल एंडोसिम्बायोसिस और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट एंडोसिम्बायोसिस। अब आफ्टर इन्वेजिनेशन क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर देखिए कि हमारे पास न्यूक्लियस था, यहाँ पे ईआर बन गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बन गई थी। अब इस बैक्टीरिया ने किसी और बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया। सो पहले हम क्या बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से हुआ। तो पहले तो क्या हो गई, हमारे पास में इनफोल्डिंग हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिससे कि ईआर बना और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में एंडोसिम्बायोसिस हुई, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब इस माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, इस ये जो बैक्टीरिया था, सो मान लो ये जो पहला सेल है ना, ये है हमारे पास में, दिस इज़ नोन एज दी पैरासाइट प्रोकैरियोट। ठीक है, ये प्रोकैरियोट था जो कि पैरासाइट था, जिसने कि क्या किया, किसी और छोटे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया, किसी और छोटे बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया। एंड ये जो छोटा बैक्टीरिया था ये कौन सा था, सो इसने एनगल्फ किसको करा, इसने एनगल्फ करा एरोबिक प्रोटियोबैक्टीरिया को। ठीक है, तो एनएरोबिक जो प्रोकैरियोट था जो कि हमारा पैरासाइट है, उसने किसको खा लिया, उसने खा लिया एरोबिक प्रोटियोबैक्टीरिया को। सो हियर यू कैन सी कि इसने किसको खा लिया है, एरोबिक बैक्टीरिया को खा लिया है। नाउ अब बॉडी के अंदर जाने के बाद ये जो छोटू सा हमारे पास में रेड ऑरेंज कलर का एरोबिक बैक्टीरिया है, ये उसके बड़े काम का निकला क्योंकि इट वॉज अ रिच सोर्स ऑफ एटीपी फॉर द होस्ट। कि जो बड़ा सा सेल था हमारे पास, एनारोबिक सेल था, उसके लिए वो छोटू सा बैक्टीरिया जो था वो बड़े काम का निकला क्योंकि वो एटीपी जनरेशन में हेल्प कर रहा था, जिससे कि वो अपने पड़ोसी एनारोबिक प्रोकैरियोट से जीत गया, वो जो होस्ट था। ठीक है, तो इसको एक बेनिफिट मिल गया इस प्रोकैरियोट को, एनारोबिक बड़े वाला जो एनारोबिक प्रोकैरियोट है, जब उसने छोटू वाले को खा लिया जो कि एरोबिक बैक्टीरिया था, तो उसको फ़ायदा हो गया। एक तो एटीपी जनरेशन हो रही है जिससे उसको एडवांटेज मिल गया, ओवर पावर हो गया वो। अब जैसे जैसे होस्ट सेल डिवाइड करा, एज द होस्ट सेल ग्रोज एंड डिवाइड्स सो डज द एरोबिक प्रोटियोबैक्टीरिया, वो जो छोटू सा बैक्टीरिया अंदर रेड कलर का था वो भी क्या हुआ, डिवाइड करा। देयरफॉर
ऑटोमेटिकली जो उसके फर्दर जनरेशन्स थी उस बैक्टीरिया की, उसके अंदर भी ये छोटू बैक्टीरिया चला गया. सो एरोबिक प्रोटियोबैक्टीरिया इवॉल्व एंड आज हम उसको क्या बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं. सो इस तरीके से उसने क्या किया, जो एरोबिक बैक्टीरिया को खाया था. देखो ये क्या था, ये जो अपने पास में सेल था दैट वाज एनारोबिक. वो एनारोबिक बैक्टीरिया था कोई, उसने छोटे से एरोबिक बैक्टीरिया को खाया जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद निकला. बॉडी के अंदर जा कर के उस छोटू से बैक्टीरिया ने एटीपी का जनरेशन किया, जिससे उसको जो होस्ट था उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ. ठीक है जी. तो यहाँ पे टाइम स्केल देखें हम, तो जो हमारा एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट है उसमें सबसे पहले इनफोल्डिंग हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. उसके बाद में क्या बना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, ईआर बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, न्यूक्लियर एनवलप बन चुका है. उसके बाद में उसने एरोबिक बैक्टीरिया को खाया विच वाज द प्रोटियोबैक्टीरिया को उसने खाया, जिसको कि हम आज माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं. अब उसने क्या किया, अब वो उसका पेट नहीं भरा, अब वो दोबारा किसी और को खाएगा. अब रेड वाला तो चलो खा लिया उसने, उसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है आज. अब वो और भूखा था उस टाइम पे, उसने और खाया. वैरायटी चाहिए ना उसको, एक से काम नहीं चलेगा, मुझे तो और खाना है. सो सेकेंड जो है दैट इज़ द सेकेंड पार्ट जो है हमारा सेकेंड टाइप, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट एंडोसिम्बायोसिस. कैसे हुआ क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन. सो अब इस बैक्टीरिया ने, जो हमारे पास में बड़ा सा ये जो बैक्टीरिया था जो कि अभी एरोबिक बैक्टीरिया को खा चुका था जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, अब वो किसी और बैक्टीरिया को भी खाएगा. उसका पेट नहीं भरा है. नाउ इट एनगल्फ्स द सियानोबैक्टीरियाज. अब उसने क्या किया, एक और फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट विच इज़ नोन एज द सियानोबैक्टीरिया को खाया. ठीक है, जो कि नॉन प्रोटियोबैक्टीरिया है. पहले वाला क्या था, एरोबिक प्रोटियोबैक्टीरिया. अब ये क्या है, फोटोसिंथेटिक सियानोबैक्टीरिया. ठीक है जी. अब उसने खा लिया. खाने के बाद में अब उस सेल को फ़ायदा हो गया उसको खाने का, सियानोबैक्टीरिया को खाने का, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था. तो अब वो जाने के बाद में जब उसकी बॉडी के अंदर गया, होस्ट की बॉडी के अंदर, तो अब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता था. वो जो सेल है वो अपना खाना अब खुद बना सकता था. पहले तो क्या था, वो हिट्रोट्रॉफ था, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता था. लेकिन जब सियानोबैक्टीरिया को उसने खा लिया तो वो अब खाना बना सकता है. सो डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट वुड बी वेरी सिमिलर प्रोसेस. बिल्कुल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का हुआ वैसे ही है. बस डिफरेंस ये है कि बेनिफिट का डिफरेंस है कि माइटोकॉन्ड्रिया जब लाइक एरोबिक प्रोटियोबैक्टीरिया को उसने खाया, जिसको कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, तो उसको एटीपी जनरेशन में हेल्प हुई. और जब उसने सियानोबैक्टीरिया को खाया तो उसको ग्लूकोज और स्टार्च फॉर्मेशन में, ग्लूकोज फॉर्मेशन खाना बनाने में उसको हेल्प हुई. अब इस प्रोसेस को हम एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एंडोसिम्बायोंट इज़ अ सेल विच लिव्स इनसाइड अनदर सेल विद म्यूचुअल बेनिफिट. एंडो मीन्स जो एक सेल है वो दूसरे सेल के अंदर रह रहा है, सिम्बायोसिस में रह रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप है उनकी, फ़ायदा हो रहा है. सो दिस सेल वॉज द एंसेस्टर ऑफ मेनी सेल्स, जैसे कि यूग्लेनोइड्स बने, फिर रेड एल्गे, ग्रीन एल्गेज बने, अदर जो हमारे सेल्स हैं वो बने. सो अब ये जो नीचे वाला सेल है, इससे जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इससे तो बने एनिमल्स. और जिसमें क्लोरोप्लास्ट है इसका एवोल्यूशन, ऊपर वाला जो है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है इसका एवोल्यूशन होकर के बने प्लांट्स. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.